हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मेरी जो है आपका 1 मिनट सीरीज़ मेरी वैसे ही चल रही है, आप उनको भी देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड का मैराथन, जहां पर हम कंप्लीट करेंगे अपना पूरा सिलेबस, जो आपका अपकमिंग 31 जन से लेकर 31 दिसंबर से लेकर जो 7 जन तक का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें को कवर करने वाले हैं और इसी एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर आप स्ट्रक्चर वे में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर वे में तैयारी करनी है तो आप उसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपका है टीचिंग कि टीचिंग क्या है। टीचिंग से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। तो टीचिंग एक आपका प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने नॉलेज को, स्किल को एंड वैल्यू को किसी भी अदर पीपल्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे शिक्षण दूसरों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है किसी दो लोगों के बीच। जनरली होता है हमारा टीचर जो आपको चीज़ें सिखा रहा है, एंड सेकंड इज़ योर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें सीखने में सहायता के लिए जानकारी और विचारों को साझा करना शामिल है। तो इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हमारी चीज़ें आती हैं कौशल, ज्ञान एंड मूल्य। तो आई होप आपको टीचिंग का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फेजेज़ ऑफ टीचिंग। देखिए नेट में इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं फेजेज़ ऑफ टीचिंग से। मैंने जो भी इस अपनी पीपीटी में, अपने पीडीएफ में जो भी चीज़ें डाली है वो टू द पॉइंट है। इससे ऊपर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपका एग्ज़ाम में आता है। फर्स्ट आपका है प्री एक्टिव फेजिंग। जो टीचिंग के फेजेस है वो टोटल 3 है। 3 में से फर्स्ट है आपका एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज वो फेज होता है जहाँ पर टीचर फॉर्मुलेट कर रहा होता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाना चाहता है, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसने पर्टिकुलर टॉपिक में देने हैं। आप देख सकते हैं पूर्व सक्रिय चरण की गतिविधियाँ, जहाँ पर लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारण किया जाता है। पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब ये डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम करिकुलम प्लानिंग करते हैं, कंटेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर, कि जो कंटेंट है हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। फिर आता है आपका डेवलपिंग असेसमेंट। जो भी चीज़ें आपने स्टूडेंट्स को बताई है उसकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में हुई या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट उसका डेवलप करते हैं कि क्या स्टूडेंट को आपका टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपका आता है प्री एक्टिव फेज ऑफ लर्निंग में, जिसे हम प्लानिंग फेज भी बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड फेज में, जो आपका है इंटरैक्टिव फेज। नाम से ही क्लियर है, इंटरैक्टिव फेज में क्या है, जो टीचर है उसने इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। टीचर अपना जो भी पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसको डिलीवर किया है। और अब वो किसी भी मेथड के थ्रू इसको डिलीवर कर सकता है, जैसे कि आपका वर्बली भी स्टूडेंट्स को बताकर, चॉक एंड टॉक मेथड का यूज़ करके, या कोई भी विजुअल एड्स लगाकर, जैसे आपका पीपीटी बनाकर, पीडीएफ्स बनाकर। तो जो भी टीचर का कंटेंट मोड है वो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है स्टिमुलेशन एंड गाइडेंस। टीचर एंगेज स्टूडेंट्स थ्रू क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन एंड एनकरेजमेंट। टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट का इंगेजमेंट क्लास के अंदर बने रहे, इसके लिए वो कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कुछ आपको एक्सप्लेनेशंस वो करने को कहेंगे। तो इससे क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक रोल होता है और टीचर यहाँ पर एक गाइडर की तरह काम करता है। थर्ड आपका है कनेक्टिंग विद प्रायर नॉलेज। अब देखिए, जब आपको कोई भी टीचर न्यू कंटेंट पढ़ाता है तो वो आपको लिंक करके समझाता है कि जो स्टूडेंट को ऑलरेडी पता हो। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम इंटरैक्टिव फेस कर रहे हैं, इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ के पहले ही नॉलेज है, मैं अगर आपको उसी रिलेटेड कोई एग्जांपल दूँ तो वो हमारा आ जाता है प्रायर नॉलेज के साथ न्यू कंटेंट को डिलीवर करना। तो टीचर इसकी हेल्प भी लेते हैं। और फिर आता है आपका इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है, टू वे डायलॉग इज फोर्सेड बिटवीन टीचर एंड डायलॉग। अब इसमें क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट, जब टीचर समझा रहे हैं, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स के कोई डाउट बन रहे हैं तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, जिससे क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये हमारा सेकंड फेज़ है जिसे हम इंटरैक्टिव फेज़ बोलते हैं, या हम इसी को ही एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब मूविंग टू द थर्ड फेज़ ऑफ एजुकेशन, वो आपका है पोस्ट एक्टिव
फेज़। इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारा था प्री एक्टिव, वहाँ पर क्या था, जो टीचर था वो लेसन प्लान को डायरेक्ट कर रहा था कि किस तरीके से वो लेसन प्लान बनाएगा। मतलब क्लास में जाने से पहले जो भी टीचर एक्टिविटी कर रहा है उसे हम प्री एक्टिव फेज़ बोल रहे हैं। और इंटरएक्टिव में क्या है, जो टीचर है वो आपका क्लास में चला गया है और वो अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट से उनके क्वेश्चंस ले रहा है, जो उनके डाउट्स बन रहे हैं। पोस्ट एक्टिव फेज़ हम इवैल्यूएशन फेज़ भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारा कोई एग्ज़ाम टीचर ले रहे हैं ये चेक करने के लिए कि जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था क्या इसको वो टॉपिक क्लियर है या नहीं है। तो असेसमेंट भी आपकी बहुत तरीके से होती है, जैसे मेजरिंग लर्निंग। असेसमेंट आर यूज्ड टू एक्सटेंड ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट क्यों आप बनाते हैं, ताकि हम स्टूडेंट की लर्निंग को देख पाए कि जो हम उसे चीज़ें समझा रहे हैं क्या एक्चुअल में उसे वो चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इसके लिए हम पोस्ट इवैल्यूएशन करते हैं। एंड सेकंड है प्रोवाइडिंग फीडबैक। इससे क्या है, टीचर को फीडबैक मिलता है कि जो उसका स्टूडेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर स्टूडेंट में कोई कमी है तो उस इवैल्यूएशन से टीचर को समझ आता है कि स्टूडेंट में क्या कमी है, जिसको वो फिर इम्प्रूव कर सकता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रैक्टिस। अब टीचर क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कहाँ उसे लेसन प्लान को और रिफाइन और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो फ्यूचर के उसके आउटकम्स है उसको वो अचीव कर सके। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट ऑफ द मेजरमेंट। जैसे हम मार्क्स देखते हैं कि टीचर ने आपका एक एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन कि आपके कितने मार्क्स आए, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो किस रीज़न से है, वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये हमारे 3 फेजेस थे टीचिंग के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं टीचिंग प्रोसेस के ऊपर। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग में अलग अलग पीपल्स ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी है, जिसमें आपका सबसे पहले आया था बाइपोलर प्रोसेस। सबसे पहले टीचिंग को बोला गया था कि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। मीन्स इसमें जो है वो आपका मेन रोल टीचर का होगा एंड आपका स्टूडेंट का होगा। तो बाइपोलर प्रोसेस में 2 लोग ज़रूरी हैं, आपका स्टूडेंट एंड टीचर। एंड उसके बाद आता है आपका ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस में आपका क्या है, टीचर्स इम्पॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है एंड आपका करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है सोशल एनवायरनमेंट भी आप इसको बोलते हैं। करिकुलम में आता है कि जो आपको टीचर पढ़ाने वाला है वो कंटेंट क्या होगा और उसको वो किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं, वो आपका आता है करिकुलम फेज में। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट। ये थे 2 प्रोसेस, एक बाइपोलर एंड ट्राइपोलर। वैसे ही आज के टाइम में हम टीचिंग को देखते हैं 4 प्रोसेस में, क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, टीचर तो मेन है ही, इसके साथ आपका स्टूडेंट एंड करिकुलम एंड फोर्थ वन इज़ योर एनवायरनमेंट। कि जो आपका स्टूडेंट है वो किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, एनवायरनमेंट का भी इसमें जो है वो मेन रोल माना गया है। तो ये आपके थे 4 प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, या आप बोल सकते हैं टीचिंग। तो अब आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ब्लूम ने हमें एक टेक्सोनॉमी दी है जिसमें उसने 3 मेजर टाइप्स की बात की है। एक आपका कोग्निटिव है, दूसरा आपका साइकोमोटर है एंड तीसरा आपका अफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम कोग्निटिव की बात करें तो ये हमारा माइंड से रिलेटेड चीज़ों को एक्नॉलेज करता है। ठीक है, इसमें अलग अलग थ्योरीज है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये एक किसी भी स्टूडेंट का नॉलेज को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कोग्निटिव जो ये वर्ड है इट इज़ रिलेटेड विद माइंड। एंड फिर आपका आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव इज़ रिलेटेड विद फीलिंग्स, जो भी आपके परफॉर्मेंस है, एट्रीब्यूट्स है, उससे ये रिलेटेड है। तीसरा आता है आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर इज़ रिलेटेड विद योर एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो तो कार चलाने के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपका आता है साइकोमोटर डोमेन में। चलिए अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आपका है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन में क्या है, पहले 1956 में इसको दिया था। ये इस फेज़ में चलता था, नॉलेज, पहले स्टूडेंट अपनी नॉलेज डेवलप करता है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, देन उसको अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है, देन सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। ये 1956 तक हमारा चला था। इसके बाद
हमारा आता है 2001 में, जिसको रिप्लेस किया था, नॉलेज को रिप्लेस किया था हमारा रिमेंबर के साथ। और कॉम्प्रीहेंशन इज़ रिलेटेड विद योर अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन इज़ कि आप कैसे उन चीज़ों को जो आपने सीख लिया है उनको कहाँ पे आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आप किस तरीके से उनको एनालाइज करोगे। देन आपका इवेलुएट आता है। इवेलुएशन करने के बाद आपने उससे क्या सीखा, उसके लिए आप न्यू वे से अपनी थ्योरी को क्रिएट करते हैं। ये हमारा तो कोग्निटिव डोमेन के बारे में। अब हम आगे आते हैं, जो है हमारा इफ़ेक्टिव डोमेन। इफ़ेक्टिव डोमेन में क्या आता है आपका, इट इज़ रिलेटेड विद योर फीलिंग्स, पर्सनैलिटी। इसमें क्या है आपका, इसमें एक ट्रिक आती है R2VOC। आर का मतलब है रिसीविंग, पहले हम कोई भी नॉलेज को रिसीव करते हैं, फिर हम उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड देन हम उसको वैल्यू करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज, एंड उसके बाद करेक्टराइजेशन। तो R2VOC इसका कीवर्ड है। आपसे हो सकता है इसको इसी फॉर्म में पूछा जाए, तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा है साइकोमोटर डोमेन। इट इज़ रिलेटेड विद आर प्रैक्टिस। जो भी हम हैंड मूवमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं वो हमारा साइकोमोटर डोमेन में आता है। इसमें क्या है, पहले हम इमिटेट करते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोई कार चला रहा है तो हम पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरीके से कार चला रहा है, फिर हम मैनिपुलेट उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। प्रिसाइजिंग में आता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। उसके बाद आर्टिकुलेशन में आता है हमारा बिहेवियर की, जब हम उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो हमसे क्या कोई गलती ना हो जाए, हम उसको याद करने की कोशिश करें कि उन्होंने किस तरीके से ड्राइव किया था, हम भी उस तरीके से ड्राइव करेंगे। उसके बाद आता है आपका नेचुरलाइजिंग। ये है हमारे नेचर में, जैसे जैसे हम चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा उस नेचर में बनता चले जाता है। तो आई होप आपको साइकोमोटर डोमेन भी क्लियर हुआ होगा। ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा इमिटेटिंग में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, आर्टिकुलेशन में क्या होता है। आगे आते हैं हम गैग्ने इन्फॉर्मेशन। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो था बूम टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम ने दी थी। अब हमारा गैग्ने ने भी अगेन ऑब्जेक्टिव दी है टीचिंग के, जिसमें वो बात करते हैं सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलेंट रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आपको याद रखना है। जो आपका यहाँ तक वर्बल एसोसिएशन तक है, इट इज़ रिलेटेड विद आर कोग्निटिव एक्सपेक्ट। और उसके बाद जो नीचे है चेनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सिग्नल लर्निंग, ये हमारे बिहेवियर के साथ जाते हैं कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा। Okay, moving towards the next topic, that is level of teaching. Again, most important topic है ये, इससे भी questions आपके बनते हैं। There are the 3 levels of teaching: memory level, understanding level and reflective level. memory level हमारा जो है वो basic से शुरू होकर reflective हमारा critical thinking तक जाता है। अब जैसा ये क्रम है ये वैसा ही चलता है, low to high। अब memory level of teaching में क्या है, रूट मेमोराइजेशन करवाई जाती है। मतलब स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है या ये किस तरीके से चलता है, बट उनको क्या है बस समझाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस तरीके से बोलो, तो वो वैसा ही बोलते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि वो पोइम्स आपकी बोलते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उन्हें मीनिंग भले ही उस चीज़ का नहीं पता है, पर फिर भी वो उसको याद करते हैं। वो आपको मेमोरी लेवल में आता है। देन आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, अब स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ रही है। ठीक है, वो स्टूडेंट सोच रहा है कि किस तरीके से, अगर मैं टेबल याद कर रहा हूँ, 2 1 से 2 बोल रहा हूँ, तो क्यों, तो वो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने लग जाता है। एंड थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल ऑफ टीचिंग होती है जहाँ पर स्टूडेंट का क्रिटिकल माइंड, कि अगर वो ये बोले कि 2 1 से 2 होता है, पर क्यों, किस तरीके से, या उसके ऊपर वो कोई थ्योरी बनाना चाहता है, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाता है। ठीक है, आगे मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन भी डाली है। ठीक है, फर्स्ट आपका है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आप पे फोकस किया जाता है रोट मेमोराइजेशन, आपको रटाया जाती है चीज़ें, रेटेनेशन की बार बार वही चीज़ें रिपीट करना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एंड रिकॉल ऑफ फैक्ट्स को दोबारा से रिकॉल करना ताकि आपका माइंड उन सब चीज़ों को गेन कर पाए। फिर हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, हम थोड़ा बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, हम फैक्ट्स को समझने लग जाते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल फोकस करता है मेकिंग स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंड। जैसे आपने देखा होगा जब आप 5th क्लास में आते हैं तो आपको कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब तो वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन ही आपको नहीं करवाया जाता, इसमें फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल भी आपको बताया जाता है। अब आते हैं हम आगे की तरफ। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिटिकली जहाँ पर स्टूडेंट सोचना स्टार्ट करता है उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है कि सबसे हाईएस्ट एंड सबसे प्रैक्टिकल लेवल है टीचिंग का। अब जहाँ पर स्टूडेंट क्रिटिकली थिंक करता है और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है बाय एनालाइजिंग, हाइपोथेसिस क्रिएट करके, रीजनिंग स्किल लगाकर, वो सारा। अभी जैसे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में नर्सरी केजी एंड ऑल, वो हमारा मेमोरी लेवल के साथ जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होती है, और जैसे ही हम हायर एजुकेशन तक आते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका है इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर चलिए बात कर लेते हैं। जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है वो आपका आता है थ्रू फैमिली, थ्रू योर, जो आप अपने फ्रेंड्स, अपने घर में सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको हम इनफॉर्मल एजुकेशन में डालते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन होता है हमारा, जैसे स्कूल में हम कॉलेजेस जा रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को हम फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर आपका नॉलेज एंड जस्ट फॉर योर डिग्री, इसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं। एंड जो आपका नॉन फॉर्मल है ये हम कर रहे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मल के बदले। अब फॉर्मल में क्या है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, अटेंशन ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपकी 75% से अटेंडेंस ज़्यादा नहीं है तो क्या है, आपको फ़ाइन वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन फॉर्मल है इसमें ये सब चीज़ें नहीं है। इसमें क्या है आपका, जैसे आपने इग्नू सुना होगा, इग्नू इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एजुकेशन। इग्नू आपका इसके अंदर आता है। एंड जो आपका फॉर्मल है उसमें आपका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होता है। इनफॉर्मल हमारा जो भी हम अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। तो इग्नू हमारा आता है नॉन फॉर्मल में, जहाँ जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना पड़ रहा, पर हाँ आपको क्या है यहाँ पर भी डिग्रीज मिलती है, यहाँ पर भी कोर्सेज चलते हैं, तो ये आपका नॉन फॉर्मल में आएगा। बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेट में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की है, वन इज़ योर एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड सेकंड इज़ योर इम्प्लिसिट मेमोरी। अब देखिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही ये टाइप है किसके, लॉन्ग टर्म मेमोरी के। एक्सप्लिसिट मेमोरी हमारी होती है डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव मीन्स जिसको हम बता सकते हैं, और ये भी अगेन हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी एपिसोडिक, एक होती है हमारी सिमेंटिक explicit memory, and second is your implicit. Implicit are of the 3 types: procedural, conditioning and your priming। एंड जो हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसमें जो एपिसोडिक है ये हमारा रियल लाइफ से रिलेटेड, जो भी हमने पास्ट में चीज़ें एक्सपीरियंस की है वो चीज़ें जब हम आगे बताएं जो हमारी मेमोरी में फिट हो जाए। आपके साथ कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो आपके माइंड में वो फिट है। क्यों? क्योंकि एपिसोडिक वो आपके साथ रियल में हुआ है, आपने वो एक्सपीरियंस किया है, वो आपका आएगा एपिसोडिक मेमोरी में। सीमेंटिक में आपका आता है नॉलेज एंड फैक्ट्स, जो आपने याद करके किया है खुद से। अभी जैसे आप टीचिंग भी पढ़ रहे हो तो ये भी क्या है आपका सीमेंटिक मेमोरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये इसमें आपको फोर्स लग रही है याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इम्प्लिसिट, ये नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी जो आप बता नहीं सकते, बता कर नहीं कर सकते कि हाँ ये मेरी मेमोरी है। ये आपकी हैबिट्स आप बोल सकते हो, जो भी हम डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट्स बनती चली जा रही है, वो आपका नॉन डेक्लरेटिव में आएगा। इसमें प्रोसीजरल आता है आपका। प्रोसीजरल इज़ रिलेटेड विद योर बिहेवियर, एंड कंडीशनिंग भी आपका बिहेवियर में आता है, प्राइमिंग भी आपका बिहेवियर से रिलेटेड है।
ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। वो करना था ऐप डाउनलोड किया है ना मम्मी ने, आईफोन में तो ऐप डाउनलोड की है तो ओपन करना। कल करेंगे, मैं क्लास में होंगी है ना, कल करेंगे या सर से सर करवा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स। इफ़ेक्टिव टीचिंग वो टीचिंग होती है जहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। मतलब एक ऐसी टीचिंग आपको करनी है जिससे आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले, वो आपको दिखाई दे। अब दिखाई आपको कैसे देंगे? स्टूडेंट्स की वजह से। ठीक है कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट है उसमें चीज़ें बढ़े। अब देखिए की बिहेवियर है इसमें और हेल्पफुल बिहेवियर है। देखिए इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ की बिहेवियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्पफुल बिहेवियर। तो ये आपने पढ़ना है। की बिहेवियर में आपकी ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है लेसन क्लैरिटी। जो भी आप लेसन उनको पढ़ा रहे हैं, कितना क्लियरली आप समझा रहे हैं, कितना क्लियर आप उनका कितने क्लियर से आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को वो समझ में आए। फिर सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन वेराइटी। अलग अलग तरीके से पढ़ाना, वेराइटी में पढ़ाना। अगर आप स्टूडेंट को एक ही लेक्चर के थ्रू पढ़ाते रहोगे तो क्या है, वो बोर फील करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वेराइटी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने पहले लेसन प्लान दिया, फिर उसके बाद आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, फिर वो आपको आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और टीचर टास्क ओरिएंटेशन। जब भी टीचर क्लास में जाता है तो उसके पास एक पर्टिकुलर टास्क रहता है। जैसे मान लो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा मेन टास्क ये है कि मैं आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कराने वाली हूँ। वैसे ही स्टूडेंट्स के अलग अलग टास्क होते हैं। और स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये भी इसमें एक ही बिहेवियर है, क्योंकि टीचर ने कैसा परफॉर्म किया ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट सक्सेस रेट क्या है, इससे पता चलता है कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो रही है या फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। तो आई होप कि बिहेवियर क्लियर हुए होंगे। की बिहेवियर के साथ ही हमारा है हेल्पफुल बिहेवियर। हेल्पफुल बिहेवियर ये है कि अगर आप इनको नहीं भी अपनी टीचिंग में इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है कि आपकी टीचिंग फिर भी इफ़ेक्टिव हो जाए। पर जो आपकी की बिहेवियर है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अपनी टीचिंग में लेकर आने ही होंगे, तभी आपकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव हो पाएगी। बिना की बिहेवियर के आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है। फिर आपका है हेल्पफुल बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर जिनको अगर आप अपनी टीचिंग में शामिल ना भी करो तो शायद आपकी टीचिंग फिर भी इफ़ेक्टिव हो जाए। जैसे कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर स्टूडेंट्स भी आपके साथ, जैसे आप टीच कर रहे हो, स्टूडेंट भी आपके साथ इंगेज है, वो आपको आइडियाज़ दे रहा है कि सर ऐसे नहीं, हम इस तरीके से करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ये क्विजेस करवाते हैं। तो इससे क्या है, स्टूडेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा टीचिंग में और उसका भी इंटरेस्ट बनेगा। सेकेंड है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में होता है लाइक योर समराइजिंग। जैसे आपने पहले कोई चीज़ें पढ़ दी, फिर उसके बाद उसको समराइज़ कर दिया। इससे भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, इससे टीचिंग आपकी इफ़ेक्टिव बनती है। आपने अपने बुक्स में देखा होगा कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो लास्ट में आपको समराइज़ करके दिया होता है कि जो भी आपने चीज़ें पीछे पढ़ी है उसका समरी, उसका समराइज़ ये है। क्वेश्चनिंग के थ्रू, जैसे क्विज़ेज़ मैंने आपको पहले बताया, क्विज़ेज़ हैं, उन सब के थ्रू प्रोबिंग होता है आपका ग्रुप्स में भी आप स्टडी कर सकते हो। टीचर अफेक्ट भी आपका अगेन हेल्पफुल बिहेवियर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंटली कुछ साइकिल से इसमें क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, रिपीटिवली आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं भी क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगी। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों मेरी इस पर वीडियो ज़रूर आएगी कि कौन कौन से PYQs किस किस यूनिट से बने हैं और सबसे ज़्यादा रेशो में अब कौन सी यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि अब ऐसे टॉपिक को देखना है जो 3-4 साइकिल से रिपीट ना हो रहा हो सकता है वही साइकिल रिपीट हो जाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। ये आपका देखिए वही है कि बिहेवियर आपका लेसन क्लैरिटी होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना चाहिए, टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए कि क्या उसका टास्क है, एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये सारी चीज़ें जो है हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है। तो इन फ्यूचर आप ही
कभी टीचिंग करोगे तो इन सारी चीज़ों को आप भी अपनी टीचिंग में ज़रूर इंगेज करना। हेल्पफुल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो वही स्टूडेंट के आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आप ले सकते हो, प्रोबिंग कर सकते हो, टीचर इफेक्ट, रिस्ट्रक्चरिंग, कॉशनिंग कर सकते हो। तो ये आपके आते हैं हेल्पफुल बिहेवियर में। अगेन दो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, बट अगर आप इनको अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करते हो तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव बनेगी। बस इसीलिए हम इनको अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट, टीचिंग आईसीटी टूल्स। आईसीटी से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं कि बताओ काहूत क्या है, बताओ पोल कौन कौन से सॉफ्टवेयर से बनते हैं। तो आईसीटी वाले टॉपिक को छोड़कर नहीं जाना है टीचिंग में आपने, ये ज़रूर से आपने लर्न करना है। अब टीचिंग आईसीटी टूल कुछ मैंने इसमें नहीं डाले हैं जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे आपका मूक है, मूक क्या है, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड स्वयं प्रभा, इट इज़ ऑल्सो बाय इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। एंड स्वयं में भी आपके कोर्सेज हैं, 9 to UG 9 to PG आपके इसमें कोर्सेज चलते हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट जो है वो टीचिंग करता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी होती है। स्वयं प्रभा आपका DTH चैनल है जहाँ पर आपको जहाँ पर आपके टेलीविज़न में टेलीकास्ट किए जाते हैं चैनल। एंड 4 टाइम्स वो चलते हैं और 5 टाइम वो रिपीट होते हैं। अब उसके अलावा कुछ टूल्स है, जैसे आपका है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपका गूगल क्लासरूम है, यहाँ गूगल क्लासरूम में क्या है, आपकी अटेंडेंस वगैरह एक लर्निंग माहौल क्रिएट किया जाता है। मूडल है टू हेल्प मैनेज कोर्सेज, जहाँ पर हम कोर्सेज को मैनेज करते हैं, अपनी असाइनमेंट्स और ग्रेड्स को देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स भी हैं जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स। इसमें क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एंड प्रेजेंटेशंस को बनाते हैं जिससे हमारा काम आसान होता है। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कुछ सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर्स हमारे पास है, जैसे सिमुलेशंस होते हैं। जैसे आपने साइंस में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी उनकी होती है। ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो एज इट इज़ आपके वर्क करते हैं ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख पाए। उसके बाद आपके एजुकेशनल ऐप्स है अलग अलग दैट प्रोवाइड डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। जैसे अगर आपको कोई भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड स्टडी करनी है तो आपका इसमें आता है। फिर आते हैं आपके कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिंग टूल्स, जहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट करें। वो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे आपके लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा चले थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ज़ूम, गूगल मीट एंड वर्चुअल गूगल मीट फॉर वर्चुअल क्लासरूम, स्काइपी वगैरह जितने भी ये है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। उसके अलावा ईमेल एंड मैसेजिंग के लिए आपका ईमेल, जहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन होता है आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे फ़ोन में गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट भी आपको प्रोवाइड करता है वन ड्राइव, जिससे क्या है हम ऑनलाइन अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आपका है ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट करते हैं और अपना कंटेंट शेयर करते हैं। जैसे कि आपका एडमोडो, ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच। इसके बाद आते हैं वीडियो एंड मल्टीमीडिया। वीडियो एंड मल्टीमीडिया में आपके क्या है, जहाँ पर आप वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं, वीडियोस को देखकर समझ रहे हैं। जैसे कि आपका यूट्यूब है, एनिमेटेड वीडियो है, और इसके लिए कुछ टूल भी है आपका एड पज़ल। एड पज़ल किस लिए बनाया जाता है, टू क्रिएट इंटरैक्टिव वीडियो एंड लेसन, जहाँ पर आप इंटरैक्टिव लेसन्स बना रहे हैं उनको हम एड पज़ल बोलते हैं। इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके ये। एंड गेमिफिकेशन टूल, कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप पोल्स, क्विज़ेज़ वगैरह भी से भी पढ़ सकते हो। गेम बेस्ड लर्निंग आप कर सकते हो जिससे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ती है और उनके अंदर मोटिवेशन बनती है। जैसे कि आपका कहूत और क्विज़ेज़ है, इनका यूज़ ही होता है पोल्स एंड क्विज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर आपके पास कुछ असेसमेंट टूल है, असेसमेंट में कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस, अब जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहोगे तो किसी ना किसी पोल के थ्रू, किसी ना किसी क्विज़ेज़ के थ्रू आप देखना चाहोगे कि हाँ मुझे कितनी नॉलेज है, तो ये उसके अंदर आता है। इसमें ऑनलाइन क्विज़ेज़, पोल्स, जैसे कि आपका टूल्स लाइक मेंटीमीटर, कहूत, क्विज़ेज़, रियल टाइम असेसमेंट आपको यही मिलती है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे मैंने आपको बता दिया, मेंटीमीटर है, कहूत है, जहाँ पर क्या है आप पोल्स एंड क्विज़ेज़ की हेल्प ले सकते हो।
सो होप आपको आईसीटी जो ये टूल है ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है इवैल्यूएशन इन टीचिंग। टीचिंग का लास्ट यूनिट ये है हमारा इवैल्यूएशन। अब हम टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। अब मैंने पहले भी बताया आपको इवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम ये देख सकें कि हमारी जो टीचिंग है क्या वो इफ़ेक्टिव हो रही है, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। इसके लिए हम करते हैं इवैल्यूएट। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम टीचिंग को देख रहे हैं कि टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, क्या हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। सर्विंग मल्टीपल पर्पस सच एज इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मिंग पर्सनल डिसीजंस एंड गाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग। यहाँ पर हम क्या है, इन्फॉर्मेशन जो भी हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर उसकी परफॉर्मेंस में हमें कुछ कमी नज़र आती है तो हम क्या करते हैं, उस स्टूडेंट की लर्निंग को गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, या वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, इवैल्यूएशन भी आपकी जो है मेनली 4 तरीके की होती है, जिसमें हमारा आता है प्रायर पहले पहले, उसके बाद ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के अंदर, और उसके बाद आता है हमारा आफ्टर द असेसमेंट, असेसमेंट के बाद। तो 4 है इसमें। पहला है आपका प्लेसमेंट। ये एक ऐसा टाइप है इवैल्यूएशन का जहाँ पर हम स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कितना आता है। आपने देखा होगा, जैसे हम यूजी कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं कॉमन एंट्रांस टेस्ट में, या हम क्या कर रहे हैं, एंट्रांस दे रहे हैं ताकि हम जो है उसको क्रैक करके फिर हमें पीजी में सीट मिलती है। अब एंट्रांस का मेन रीज़न ये है कि जो भी इवैल्यूएटर्स हैं जो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर प्रायर नॉलेज कितनी है, मतलब उसको पिछला कितना आता है। वो आपका प्लेसमेंट में आता है। दूसरा आता है हमारा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द क्लास। जैसे मान लो स्टूडेंट ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका आंसर कर दिया, या आप कहीं फंस गए, स्टक हो गए, तो आप उसी टाइम टीचर को भी पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ड्यूरिंग द क्लास आपसे उन्होंने ओरली कुछ पूछ लिया या कोई छोटा सा एग्ज़ाम करवा दिया, तो ये आपका फॉर्मेटिव में आता है क्लास के टाइम जो आपका चल रहा है। फिर आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं, कॉज देखते हैं टीचिंग का, कि अगर आपको स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो कहाँ, तो हम कॉज देखते हैं और उसको सॉल्व करने की फिर कोशिश करते हैं। अच्छा, कि स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है। अब जैसे अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप पेशेंट हो। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट को डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि क्या बीमारी है। पहले वो देखेंगे कि बीमारी का रूट कॉज क्या है, फिर उस हिसाब से वो आपको दवाइयाँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सेम यहाँ भी ऐसा ही है। पहले टीचर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब जब एक टीचर को ये पता चल गया कि मेरे स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको डायग्नोस्टिक करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लास्ट में आता है हमारा समेटिव। समेटिव हमारा एट द एंड ऑफ योर कोर्स होता है, जहाँ पर हम ग्रेडिंग वगैरह के सिस्टम से, एनुअल एग्ज़ाम से समझते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये हमारे इवैल्यूएशन में 4 टाइप्स के मेन आपके प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव है। होप आपको ये क्लियर हुए होंगे और आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा ड्यूरिंग द क्लास आपकी कौन कौन सी टाइप की इवैल्यूएशन होती है। तो 2 ही टाइप की हमारी इवैल्यूएशन होती है, एक हमारी फॉर्मेटिव होती है, दूसरी हमारी डायग्नोस्टिक होती है। और जो हमारी प्लेसमेंट है ये होती है प्रायर, क्लास से पहले, और जो हमारी सबमिटिव है ये होती है आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पे भी इवैल्यूएशन होता है। पहला है नॉर्म रेफरेंस, दूसरा है क्राइटेरियन बेस्ड। क्राइटेरियन बेस्ड होता है आपका, जैसे मान लो एक सेट है कि मान लो अगर किसी स्टूडेंट के 60 to 100% मार्क्स आते हैं तो वो ए डिवीज़न में आएगा या फर्स्ट डिवीज़न में आएगा। ठीक है, या हम बोलते हैं कि 80 to 90 के आसपास ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। हमने एक क्राइटेरिया पहले ही सेट किया है, जो उसके अंदर आएगा हम उससे मानेंगे कि हाँ, अगर किसी के 50% आए तो हम एवरेज मानेंगे, 50 से नीचे तो बिलो एवरेज। नॉर्म रेफरेंस में होता है हमारा कंपैरिजन। जब हम अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी जैसे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है उसको हम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो आता है हमारा नॉर्म रेफरेंस में।
अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जहाँ क्वांटिटेटिव में टीचर है वो स्टूडेंट की ग्रेड्स वगैरह को चेक करता है, ठीक है, कि कितने उसके मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कमी है, वो हम यहाँ से चेक करते हैं। क्वालिटेटिव में हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। यहाँ हम नॉलेज को चेक कर रहे हैं क्वान्टिटी में, और जो हमारा क्वालिटेटिव है यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं उसका बिहेवियर, पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये हमारा था टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने आपको पूरा क्लियर किया कॉन्सेप्ट वाइज कि हमारी टीचिंग क्या है, कितने तरह की ये होती है। अगर आप स्ट्रक्चर वे में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे मैं इसी तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगी, तो आप उसको भी मेरे सारे मैराथन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों को रिवाइज़ किया था। गिव मी अ सेकेंड। तो हम आए थे यहाँ से कि टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। उसके बाद हमने बात की थी टीचिंग के लेवल्स की, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल है आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में बात की थी। फिर टीचिंग के टूल्स, टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में हमने बात की थी। तो इससे ज़्यादा बाहर से कुछ भी आपको टॉपिक नहीं आने वाला है। इतना भी आप कर लोगे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।